अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ठीक है, तो क्या होता है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस? तो वो मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, सिंपल डेफिनेशन है। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए बॉडी और ए सिस्टम, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का और या फिर किसी भी सिस्टम का जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस होता है इज़ इट्स एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी और चार्ज। ठीक है, तो वो क्या होती है, वो उसकी एबिलिटी होती है टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कि वो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर सकता है, और चार्ज। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या है, तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी सिस्टम की एबिलिटी है क्या स्टोर करना। तो मेनली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर सकता है। ठीक है, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो स्टोर करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर करता है। ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे हम कि जहाँ कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होगी। ठीक है, तो जो कैपेसिटर होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है, और किस फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। ठीक है, और चार्ज मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पे कि जो कैपेसिटर होता है उसका प्राइमरी फंक्शन चार्ज स्टोर करना नहीं होता है। ठीक है, वो चार्ज स्टोर नहीं करता है, वो चार्ज तो सिर्फ एक मीडियम होता है जिसकी हेल्प से वो क्या स्टोर करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है। क्लियर? और अगर आप ढंग से देखोगे, अगर आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसको हम आगे पढ़ेंगे कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसकी दोनों प्लेट्स पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं उसमें। तो अगर एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है +10 कूलम मान लिया, +Q मान लिया, ठीक है, तो दूसरी प्लेट पे, सामने वाली प्लेट पे जो चार्ज होता है वो होता है -Q। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि नेट चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे नेट चार्ज कितना स्टोर हुआ, तो वो नेट चार्ज कितना है, 0। ठीक है, तो ओवरऑल तो इसने कोई चार्ज स्टोर नहीं किया, लेकिन क्या स्टोर किया है उसने स्टोर किया है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। इन दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, और जितना ज़्यादा ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो क्या करेगा, स्टोर करेगा। क्लियर? ठीक है, तो आपको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस बेसिकली जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के स्टोरेज से रिलेटेड होता है, चार्ज के स्टोरेज से रिलेटेड नहीं होता है। ठीक है, और उसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ऑन फेसिंग सर्फेसेज। ठीक है, ये जो आमने सामने सर्फेसेज होती हैं एक दूसरे के फेस करती हुई, ठीक है, तो उन पे जो चार्ज होता है वो हमेशा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है। ठीक है, सो देयर इज़ नो नेट चार्ज बट देयर इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, नेट चार्ज कितना है, 0 है, लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर है, किस फॉर्म में स्टोर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो वो है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। क्लियर? ठीक है, तो अगर कभी पूछा जाए कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा या हम लोग डिस्कस करेंगे चार्ज ऑन द कैपेसिटर, तो वो जो चार्ज होगा वो नेट चार्ज की बात नहीं होगी। ठीक है, वो चार्ज होगा जो पॉजिटिव प्लेट का चार्ज है। ठीक है, जब भी बात की जाएगी चार्ज ऑफ द कैपेसिटर, चार्ज ऑन द कैपेसिटर, तो वो कौन सा चार्ज होगा, तो इसका मतलब है चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट, चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट, इसकी बात होगी। क्लियर? अब एक इंपॉर्टेंट रिलेशन ड्राइव करते हैं। जैसे मान लिया है कोई कैपेसिटर है आपका, कैसा कैपेसिटर है वो पता नहीं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है कि सिलेंड्रिकल है कि स्फेरिकल है, कैसा भी कैपेसिटर है। ठीक है, ये बॉक्स है, इसके अंदर एक कैपेसिटर है। ठीक है, और उस कैपेसिटर को अगर आपको चार्ज करना है तो उसको हमें एक बैटरी लगाएंगे, और बैटरी लगा के उसके अंदर हम चार्ज सप्लाई करते हैं जिसकी वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, तो मैंने एक बैटरी लगाई है इसमें, इसको चार्ज कर रहे हैं कैपेसिटर को, तो इसमें बैटरी लगाई है। कितने वोल्ट की बैटरी लगाई है, तो ये V वोल्ट की बैटरी लगाई है इसमें। ठीक है, जिसकी वजह से कैपेसिटर पे जो चार्ज आ गया है वो Q चार्ज आ गया। अब ये जो Q चार्ज है वो कैपेसिटर का नेट चार्ज नहीं है, ये जो Q चार्ज है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ये है चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट। उसकी पॉजिटिव प्लेट पर कितना चार्ज आया होगा, Q, और उसकी निगेटिव प्लेट पर कितना चार्ज आया होगा, -Q। ठीक है, बैटरी ने यहाँ से कितना सप्लाई किया होगा चार्ज, Q। ठीक है, और यहाँ से वापस कितना ले लिया होगा, Q। ठीक है, बैटरी, आइडियल बैटरी जितना चार्ज सप्लाई करती है अपने पॉजिटिव टर्मिनल से उतना ही चार्ज वापस ले लेती है। ठीक है, तो बैटरी ने नेट चार्ज कितना सप्लाई किया, 0, नेट में तो कोई चार्ज सप्लाई नहीं किया। ठीक है, उसने पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी ने जितना चार्ज सप्लाई किया उतना ही चार्ज नेगेटिव टर्मिनल से उसने वापस ले लिया। ठीक है, तो नेट चार्ज बैटरी ने कितना सप्लाई किया, 0, तो कैपेसिटर पर भी नेट चार्ज कितना होगा, 0, और वो होता भी है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम जो चार्ज की बात कर रहे हैं, चार्ज ऑन द कैपेसिटर Q, तो वो कौन सा चार्ज होगा, चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बैटरी लगाई है V वोल्ट की, और उसकी वजह से कैपेसिटर चार्ज हो गया, और कैपेसिटर पर कितना चार्ज आया है, Q। ठीक है,
तो एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, जो चार्ज होगा वो बैटरी के पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। मतलब जितनी स्ट्रॉन्ग आप बैटरी लगाओगे उतना ज़्यादा कैपेसिटर पे चार्ज आएगा, उतनी ज़्यादा उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे कैपेसिटर पे क्या बढ़ता जाएगा, चार्ज बढ़ता जाएगा। तो ये जो चार्ज है वो किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए, बैटरी के पोटेंशियल V के। ठीक है, और इसका जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है उसी को हम कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, और उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, C से। तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है यही क्या है आपका, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। क्लियर? ठीक है, तो ये सब ड्रॉ कर लेना है और फिर लिख लेना है आपको द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट C, ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया है C इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, क्लियर? ये इसको हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द, और ये किस किस पे डिपेंड करता है वो जरा आप ढंग से समझ लो। जैसे अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें, ठीक है, उसको अगर हम उसी को हम डिटेल में पढ़ाएंगे बहुत ज़्यादा, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की अगर हम बात करें तो ये शेप पे डिपेंड करेगा कि जो प्लेट्स हैं उनका शेप कैसा है। ठीक है, मतलब वो रेक्टेंगुलर हैं कि सर्कुलर हैं कि एकदम स्ट्रेट हैं कि थोड़ा कहीं कर्व वगैरह है, शेप पे डिपेंड करेगा, साइज़ पे डिपेंड करेगा, प्लेट्स छोटी हैं कि बड़ी हैं। ठीक है, ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा। ओरिएंटेशन का मतलब ये दोनों प्लेट्स जो हैं वो कैसे रखी हुई हैं। ठीक है, एग्जैक्टली एक दूसरे के सामने रखी हुई हैं कि एक थोड़ा नीचे है दूसरी थोड़ा ऊपर है, कि ऐसा है एक स्ट्रेट है और दूसरी थोड़ी इंक्लाइंड है। ठीक है, तो ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि इन दोनों प्लेट्स का जो ओरिएंटेशन है, रिलेटिव जो ओरिएंटेशन है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, वो कैसा है। ठीक है, और किस पर डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस एंड मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। इन दोनों प्लेट्स के बीच में ये जो मीडियम है वो एयर है, वैक्यूम है, ग्लास है कि कोई ऑयल है। ठीक है, मतलब कोई डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ है वहाँ बीच में कि नहीं डाला हुआ है। ठीक है, तो इस पर भी डिपेंड करता है कैपेसिटेंस। ठीक है, तो 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है, शेप, साइज, रिलेटिव ओरिएंटेशन एंड मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। क्लियर? और ये फॉर्मूला आपको एकदम ध्यान रखना है, Q इक्वल टू क्या होता है, CV। C का कैपेसिटेंस है, V उसमें B बैटरी लगाई है उसको चार्ज करने के लिए, तो कैपेसिटर पे कितना चार्ज आएगा, Q। तो Q किसके बराबर होता है, Q इक्वल टू C इंटू V। ठीक है, अगर हम C के लिए फॉर्मूला यहाँ बनाएं, C इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो C आ जाएगा Q बाई B। ठीक है, तो जो कैपेसिटेंस की यूनिट हुई, जो यूनिट हुई कैपेसिटेंस की, तो वो हो जाएगी Q चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम्स, और V वोल्ट है, तो ये यूनिट हुई कूलाम्स पर वोल्ट। ठीक है, कूलाम्स पर वोल्ट, और इसी को एक नया नाम दिया है तो इसी को हम कहते हैं फैरड, FARAD, फैरड, फैरड। क्लियर? आगे अगर पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला निकालें V, तो V कितना आ जाएगा, Q बाई C। अब इसको जरा ढंग से देखो, जैसे मान लिया कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस दिया आपको C। ठीक है, उसके दोनों प्लेट्स पे कुछ चार्ज है, एक प्लेट पे है प्लस Q चार्ज, दूसरी प्लेट पे है माइनस Q चार्ज। जो चार्ज है इसके चार्ज ऑन द कैपेसिटर है वो कितना है, Q मान लिया। ठीक है, क्योंकि हमें चार्ज ऑन द कैपेसिटर का मतलब कौन सा चार्ज होता है, चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट। ठीक है, तो ये चार्ज कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस दिया है C और जिस पे चार्ज कितना है Q, तो इसके दोनों टर्मिनल के अक्रॉस कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ठीक है, ये टर्मिनल मान लेते हैं A, ये टर्मिनल मान लेते हैं B। ठीक है, तो जो A होगा ये पॉजिटिव प्लेट का टर्मिनल है, ये आपका हायर पोटेंशियल पे होगा। B है ये जो नेगेटिव प्लेट का एंड है, ये आपका लोअर पोटेंशियल पे होगा। ठीक है, तो A हायर पोटेंशियल पे है, B लोअर पोटेंशियल पे, तो उनके बीच में पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, VA माइनस VB अगर लिखें डेल्टा V, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसके लिए यही फॉर्मूला बनेगा, Q बाई C। जो पोटेंशियल होता है कैपेसिटर के अक्रॉस किसके बराबर होता है, Q बाई C। तो ये हो गया Q बाई C। क्लियर? ये जो V है ढंग से समझो, यहाँ पे जो V है वो बैटरी का ही पोटेंशियल है, और जितना बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल होगा उतना ही कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल होगा, क्योंकि वो दोनों पैरेलल में कनेक्ट हैं। देखो जरा आप इसको डायग्राम फिर से देखते हैं। आपने बैटरी लगाई है चार्ज होने के लिए, तो ये चार्जिंग कब तक चलती रहेगी, ये चार्जिंग तब तक चलती रहेगी जब तक कि कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल और बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल दोनों क्या नहीं हो जाते, सेम नहीं हो जाते। ठीक है, तो जब ये फुल चार्ज हो गया, Q चार्ज आ गया इसके ऊपर, तब आप ये भी कह सकते हो कि ये जो V है यही बैटरी का पोटेंशियल है, बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है, और यही जो V है वही कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है। ठीक है, क्योंकि चार्जिंग तब तक होगी जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या नहीं हो जाता, सेम नहीं हो जाता। क्लियर? तो यहाँ पे जो मैंने V लिखा है, इस V को मैं ये कह रहा हूँ ये है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर। तो बिल्कुल ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि यही पोटेंशियल ड्रॉप है अक्रॉस कैपेसिटर और यही है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस बैटरी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो क्या होता है, Q बाई C। पॉजिटिव प्लेट हायर पोटेंशियल पे होती है, नेगेटिव प्लेट हमेशा लोअर पोटेंशियल पे होती है। क्लियर? अब एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे डिटेल में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।
तो अभी एक सिंपल सा पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। मान लिया दो पैरेलल प्लेट्स हैं, एक दूसरे के क्लोज रखी हुई हैं, ठीक है, और इन दोनों पे मैंने कुछ चार्ज दिया है, ठीक है। इस पे चार्ज दिया है +10 कूलम्स, और इस पे जो चार्ज दिया है मैंने वो दिया -10 कूलम्स। अब ये देख रहे हैं कि इनका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ठीक है, वो पहले आप समझो जरा ढंग से। जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज दिया उतना इस पर नेगेटिव चार्ज दे दिया। अब देख रहे हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ठीक है। तो आपको पता है ये जो आउटर सर्फेसेज होती हैं, ये जो आउटर सर्फेसेज होती हैं, ये एक सर्फेस ये और एक सर्फेस ये, इन दोनों सर्फेस पे जो चार्ज होता है वो नेट चार्ज अपॉन 2 होता है। वो कितना चार्ज सप्लाई होता है? नेट चार्ज अपॉन 2, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में नेट चार्ज कितना है? तो इस पर है +10, इस पर -10, तो नेट चार्ज कितना हो गया? 0। तो नेट चार्ज अपॉन 2 करोगे तो भी कितना हो जाएगा? 0। यानी इस सर्फेस पे भी चार्ज कितना होगा? 0, और इस सर्फेस पे भी चार्ज कितना होगा? 0, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। जब 0 होगा तो इस सरफेस पे कितना चार्ज आ जाएगा? तो टोटल चार्ज तो कितना होना है? 10। इस तरफ 0 है तो पूरा 10 कूलम चार्ज इस तरफ आ जाएगा, +10 कूलम चार्ज पूरा इस सरफेस पर आ जाएगा, +10 कूलम्स, ठीक है। ऐसे इसमें अगर देखो, इसको कितना चार्ज आपने दिया? -10 कूलम्स। इस सरफेस पे तो कुछ भी चार्ज नहीं आया, तो बचा जितना भी -10 कूलम्स है वो सारा कहाँ जाएगा? वो इस सरफेस पर आ जाएगा, -10 कूलम्स, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि जब भी हम दो प्लेट्स को, पैरेलल प्लेट्स को अगर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सप्लाई करते हैं तो वो चार्ज इंटीरियर सर्फेसेस पे अपीयर होता है। आउटर सरफेस पे कितना चार्ज होता है? 0। आउटर सरफेस पे कोई भी चार्ज नहीं आता, ठीक है। जो भी चार्ज आपने इसको दिया है वो सारा कहाँ दिखता है आपको? कहाँ अपीयर होता है? वो सारा अपीयर होता है पैरेलल प्लेट्स की इंटीरियर सर्फेसेस पे, ठीक है। आप इसको Q दो, इसको -Q दो, तो +Q पूरा यहाँ दिखेगा, -Q पूरा यहाँ दिखेगा। आउटर सरफेस पे चार्ज कितना होगा? 0। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ेंगे अभी, तो उसमें भी यही होगा कि आप पैरेलल प्लेट बनाओगे, उसको चार्ज करने के लिए किससे कनेक्ट करोगे? बैटरी से। और मैंने आइडियल बैटरी के बारे में आपको बताया कि जितना ये चार्ज पॉजिटिव प्लेट से देती है, मान ली इसने Q चार्ज दिया, तो उतना ही चार्ज ये नेगेटिव प्लेट से वापस ले लेती है, ठीक है। या आप इसको कुछ हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसने पॉजिटिव प्लेट से +Q चार्ज दिया है और नेगेटिव प्लेट से -Q चार्ज दे दिया। आप इसको इस तरह से भी कह सकते हो, क्योंकि +Q लेना या -Q देना एक ही बात है। किसी से आप +Q चार्ज ले लो या उसको -Q चार्ज दे दो, एक ही बात है। जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट था, इससे आपने +Q चार्ज ले लिया, जैसे आप इस पर से +Q चार्ज ले लोगे, इस पर कितना चार्ज बच जाएगा? इस बचेगा -Q। क्यों बचेगा -Q? क्योंकि पहले से ये जो ऑब्जेक्ट था वो इलेक्ट्रिकली क्या था? न्यूट्रल था। आपने इस पर से +Q चार्ज खींच लिया, इस पर कितना चार्ज बचेगा? -Q, ठीक है। तो इसका अपोजिट आप ऐसे भी तो कह सकते हो उसको सीधा कि आपने इसको -Q चार्ज दे दिया। जब -Q दे दिया तो इस पर कितना आ जाएगा? -Q, ठीक है। +Q लेना या -Q देना एक ही बात होती है, ठीक है। तो हम इजी करने के लिए सिर्फ ये कहेंगे कि पॉजिटिव प्लेट से चार्ज बैटरी कितना सप्लाई करती है? +Q, और नेगेटिव प्लेट से कितना सप्लाई कर देती है? -Q। क्लियर? अब पढ़ते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट्स होती हैं, ये रेक्टेंगुलर भी हो सकती हैं, सर्कुलर भी हो सकती हैं, ठीक है। और इनके बीच ये दोनों एक दूसरे के पास रखी जाती हैं, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कुछ कह देते हैं कितना है? D। और ये सेपरेशन बहुत कम होता है, किसके रिस्पेक्ट में? इन प्लेट्स के एरिया के रिस्पेक्ट में। इनका जो सरफेस एरिया है वो मान लेते क्या है? A, ठीक है। और D जो होता है A के रिलेटिवली काफ़ी कम होता है, ठीक है। ये बहुत पास होती हैं, काफ़ी क्लोज होती हैं एक दूसरे के, ठीक है। और इनको अगर हम चार्ज करेंगे तो इनको बैटरी से कनेक्ट करेंगे। ऐसे बैटरी होगी आपके पास एक, और जैसे ही आप बैटरी से कनेक्ट करोगे ये चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। बैटरी अपनी पॉजिटिव प्लेट से कितना चार्ज देती है? +Q। नेगेटिव प्लेट से कितना देती है? -Q, ठीक है। तो यहाँ से +Q चार्ज ये जाएगा, ये सारा चार्ज इस प्लेट को कितना चार्ज मिल रहा है? +Q। और इस वाली प्लेट को कितना चार्ज मिल रहा है? -Q। तो जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, जो आउटर सरफेस पे चार्ज आएगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम को नेट चार्ज क्या मिल रहा है? 0। पूरे सिस्टम को, पूरे कैपेसिटर को नेट चार्ज कितना सप्लाई हो रहा है? 0। और आउटर सर्फेसेस पे जो चार्ज होता है वो नेट अपॉन 2 होता है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से जो +Q गया है वो पूरा इस सरफेस पे अपीयर हो जाएगा, इंटरनल सर्फेसेस पे। कितना चार्ज आ गया इस पर? +Q। और जितना -Q पहुँचा है वो सारा यहाँ अपीयर हो जाएगा, -Q। क्लियर? आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल ने +Q चार्ज दिया, इस सरफेस पे पूरा चार्ज आ गया +Q, उसने सामने वाली सरफेस पे कितना इंड्यूस कर लिया? -Q। जब सामने वाली सरफेस पे -Q इंड्यूस हो जाएगा तो अपोजिट सरफेस पे, इस सरफेस पे कितना आएगा? +Q। और वो +Q चार्ज बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कहाँ चला गया? अंदर। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है। अगर आपको एकदम क्लियर बात करनी है तो वो ये है कि पॉजिटिव प्लेट ने कितना चार्ज दिया? +Q। वो सारा कहाँ आ गया? इंटीरियर सरफेस पे आ गया।
तो उसने सामने वाली पे कितना इंड्यूस कर लिया, माइनस क्यू। जब इस सरफेस, इस प्लेट ने के इस सरफेस में माइनस क्यू इंड्यूस हो गया तो उसने कितना चार्ज रिलीज कर दिया होगा, प्लस क्यू। और वो प्लस क्यू कहाँ चला जाएगा, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में, ठीक है। और अगर आपको ऐसे करना है तो ये भी बेटर है कि बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल से प्लस क्यू सप्लाई करती है, नेगेटिव टर्मिनल से माइनस क्यू सप्लाई करती है, ठीक है। क्लियर। तो इस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये, तो हमने पढ़ा था जैसे कोई भी सरफेस है, कोई चार्ज सरफेस है और उसमें चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है तो उसके पास वाले पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई, तो वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो सेम पॉइंट यहाँ भी होगा, इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई, चाहे आप इधर से देख लो या इधर से देख लो, इधर से देखोगे तो भी वही आंसर आएगा, इधर से देखोगे तो भी वही आंसर आएगा, क्योंकि चार्ज डेंसिटी दोनों तरफ सेम है। चार्ज डेंसिटी जो है प्लेट्स पे वो कितनी है, तो वो है क्यू बाई ए। चार्ज क्यू है और कितना एरिया है ए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। तो ये पैरेलल प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फॉर्मूला ये एकदम ध्यान रखना है, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्लियर, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लेट्स के बीच में वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट है, ठीक है। यूनिफॉर्म है, हर जगह सेम है, ठीक है। वो इसलिए है यूनिफॉर्म क्योंकि दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन काफ़ी कम है। अगर सेपरेशन काफ़ी ज़्यादा होता, मान ली इस तरह की प्लेट्स हैं, इतनी सेपरेशन पर रखे हुए हैं, ठीक है, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इस पर मान लिया पॉजिटिव चार्ज है, इस पर मान लिया नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कुछ ऐसा होता, कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस रीजन में वो यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं डायरेक्शन कुछ है इलेक्ट्रिक फील्ड, कहीं डायरेक्शन कुछ है, ठीक है। और जब आप प्लेट्स को बहुत पास लेके आ जाओगे, काफ़ी क्लोज रखी होंगी प्लेट्स, तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनके बीच में वो मोर और लेस कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। उसको हम क्या मान सकते हैं कि वो कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या है, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, सिंपल फॉर्मूला क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वो सिंपली होता है ई इंटू डी। डी जो होता है वो दो पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन होता है, ठीक है। तो अब दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, ठीक है। तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसका फॉर्मूला क्या चलेगा, ई इंटू डी, ठीक है। और ये पोटेंशियल ड्रॉप अगर हम लिखें तो ये होगा पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल माइनस नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल ज़्यादा होता है, वो हायर पोटेंशियल पे होती है पॉजिटिव प्लेट, और जो नेगेटिव प्लेट होती है वो लोअर पोटेंशियल पे होती है। तो इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो कितना होगा, ई इंटू डी। वैल्यू पुट कर देते हैं फटाफट, ई कितना है, तो ई है क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। क्लियर। और जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है वो होता है क्यू बाई सी, या हमने पढ़ा था क्यू इज इक्वल टू सी वी, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़ रहे थे हम कि अगर सी का कैपेसिटेंस है, वी बैटरी के पोटेंशियल से हम उसको चार्ज कर रहे हैं, तो उस पर जो चार्ज आएगा वो कितना होगा, क्यू। तो क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी वी। तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है बैटरी के अक्रॉस या कैपेसिटर के अक्रॉस, उसका फॉर्मूला क्या बना था, तो वी जो था वो था क्यू बाई सी, ठीक है। और यहाँ से जो पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला आ रहा है वो कितना आ रहा है, क्यू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट। तो इन दोनों को अगर हम इक्वेट कर दें, फॉर्मूला 1 फॉर्मूला 2, इन दोनों को अगर हम इक्वेट कर दें तो जो क्यू बाई सी है वो बन जाएगा आपका क्यू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट। क्यू से क्यू कैंसिल, तो यहाँ से सी कितना आ रहा है, तो सी आ गया आपका ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो ये फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ए उन प्लेट्स का एरिया है, डी उनके के बीच का सेपरेशन है, और एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, वो आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है। ठीक है, तो आपको ये नोट कर लेना है, जो कैपेसिटेंस होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वो क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। ए क्या है, ए है आपका एरिया ऑफ द प्लेट्स, डी क्या है सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। अगर जिसकी वैल्यू आपको पता है, एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और यूनिट होती है वो होती है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है।
लेकिन अगर क्वेश्चन में अगर कुछ ऐसे हो कि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कोई मीडियम हो, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, कोई और मीडियम है, इसमें मीडियम फिल किया गया है और जिसका डाइलेक्ट्रिक कौन क्या है के, ठीक है, तब इसका कैपेसिटेंस कितना होगा? तब सिंपल है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी की जगह हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट को हम किससे रिप्लेस कर देंगे? वो हम रिप्लेस कर देंगे एप्सिलॉन नॉट इंटू के से, ठीक है। तब कैपेसिटेंस हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी। के क्या होगा? के है उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर? एप्सिलॉन नॉट इंटू के को हम सिंपली एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट इंटू के को हम क्या लिख सकते हैं? सिर्फ एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सिर्फ एप्सिलॉन, नॉट नहीं लगाना उसमें, नॉट लगते ही वो परमिटिविटी हो जाता है फ्री स्पेस की, और एप्सिलॉन का मतलब है परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, जो भी मीडियम होगा आपका, ठीक है। कुछ चीज़ें और आप देख लो इस फॉर्मूले में कि अगर प्लेट्स का एरिया बढ़ा रहे हो आप, ठीक है, एरिया को इंक्रीज़ कर रहे हो आप, प्लेट्स का एरिया जो है वो बढ़ा रहे हो, तो कैपेसिटेंस साफ दिख रहा है, कैपेसिटेंस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। एरिया डबल करोगे कैपेसिटेंस डबल हो जाएगा, एरिया ट्रिपल करोगे कैपेसिटेंस ट्रिपल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, अगर आप सेपरेशन बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, ठीक है। सेपरेशन प्लेट्स के बीच में जितना ज़्यादा होता जाएगा कैपेसिटेंस उतना ही कम होता जाएगा। सेपरेशन आप जितना कम करते जाओगे, जितनी प्लेट्स और पास आती जाएंगी, कैपेसिटेंस उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, ठीक है। सेपरेशन जितना कम होता जाएगा कैपेसिटेंस उतना बढ़ता जाएगा, एरिया जितना बढ़ता जाएगा कैपेसिटेंस उतना बढ़ता जाएगा, ठीक है। और अगर आप दोनों प्लेट्स के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हो, ठीक है, तो जो कैपेसिटेंस है वो के टाइम्स बढ़ जाएगा। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है तो कैपेसिटेंस 5 टाइम्स बढ़ जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 100 है तो कैपेसिटेंस 100 टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक डालने से के टाइम्स जो होता है वो कैपेसिटेंस क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? एक क्वेश्चन करते हैं, सिंपल क्वेश्चन। एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी इज चार्ज टू ए पोटेंशियल वी, ठीक है। एक कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना लेते हैं, और उसका कैपेसिटेंस कितना दिया है? सी। उसको हम चार्ज कर रहे हैं, कितना चार्ज कर रहे हैं? पोटेंशियल वी से चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। मतलब दोनों टर्मिनल के अक्रॉस कितना पोटेंशियल क्रिएट कर देते हैं हम? वी, ठीक है। कितना पोटेंशियल अप्लाई कर दिया हमने? वी। ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा, इस पर कुछ पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर कुछ नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। कितना चार्ज आएगा वो आपको पता होता है, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? सी वी, ठीक है। सी का कैपेसिटर वी के पोटेंशियल से चार्ज करोगे तो उस पर कितना चार्ज आएगा? क्यू इज इक्वल टू सी वी। तो इस वाली प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज और इस वाली प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। फिर कह रहे हैं द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए क्लोज सरफेस एनक्लोजिंग द कैपेसिटर। एक क्लोज सरफेस है जो कैपेसिटर को एनक्लोज कर रही है, मतलब कैपेसिटर को अपने अंदर कंटेन कर रही है, कुछ ऐसे एक क्लोज सरफेस है जो कैपेसिटर को, पूरे कैपेसिटर को अपने अंदर क्या कर रही है? कंटेन कर रही है, ठीक है। इस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स आपसे पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना फ्लक्स इस सरफेस से पास होगा, ठीक है। और कुछ आंसर दिए हैं, सी वी वाई एप्सिलॉन नॉट, 2 सी वी वाई एप्सिलॉन नॉट, सी वी वाई 2 एप्सिलॉन नॉट और 0, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो फ्लक्स होता है, गॉस लॉ सिंपली ये कहता है कि जो फ्लक्स होता है वो होता है क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला जो फ्लक्स होता है वो किसके बराबर होता है? नेट चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अब बस आप मुझे ये बता दो कि इस सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना प्रेजेंट है, तो वो नेट चार्ज कितना है? वो डेफिनेटली 0 है, क्योंकि प्लस इस वाली प्लेट पे प्लस क्यू है, इस वाली प्लेट पे क्या है? माइनस क्यू। तो नेट चार्ज कितना है? 0। अगर नेट चार्ज ही 0 है आपका तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा आपका? 0। तो क्या ऑप्शन मिलेगा इसमें आपको? डी पार्ट, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं। द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड ऑन, जो कैपेसिटेंस होता है किसी भी कैपेसिटर का वो किस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो पहले किस पे डिपेंड करता है वो हम याद करते हैं। तो वो डिपेंड करता है शेप पे, साइज पे, जो प्लेट्स का साइज होगा उस पर डिपेंड करेगा, प्लेट्स के बीच में जो गैप है, जो सेपरेशन है, या जिसको हम इन जनरल कह देते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में, रिलेटिव ओरिएंटेशन में सब कुछ आ जाता है, उनके बीच में कितना गैप रखा है, कितना एंगल है, वो सब कुछ आ जाता है, ओरिएंटेशन डिपेंड करता है। और कैपेसिटेंस इस बात पर डिपेंड करता है कि दोनों प्लेट्स के बीच में मीडियम क्या है, एयर है कि कुछ और मीडियम है, ऑयल है, कैरोसिन ऑयल है, ग्लास है, कॉटन है, क्या है, ठीक है। तो जो कैपेसिटेंस होता है वो इन 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है, शेप पे डिपेंड करता है, साइज़ पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ द प्लेट्स, प्लेट्स का जो रिलेटिव ओरिएंटेशन होगा उस पर डिपेंड करेगा, और मीडियम पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस दिए हैं। तो इसमें पूछा हमसे क्या है? डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। शेप पे डिपेंड नहीं करता, शेप पे डिपेंड करता है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। साइज़ पे डिपेंड नहीं करता, साइज़ पे डिपेंड करता है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। चार्जेस ऑन द प्लेट, अब इसको जरा गौर से देखो, क्या चार्ज पे डिपेंड करता है कैपेसिटेंस?
ठीक है। तो चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, जो चार्ज खुद होता है वो खुद किस पे डिपेंड करता है, वो कैपेसिटेंस पे डिपेंड करता है। अगर कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा चार्ज आएगा, ठीक, कैपेसिटी कम होगी तो कम चार्ज आएगा। सी जो था यहाँ पे, सी जो था वो एक कांस्टेंट था, ठीक है। उसको इस बात से मतलब नहीं है कि बैटरी का पोटेंशियल क्या है, उसको इस बात से मतलब नहीं है कितना चार्ज आया है, ठीक है। तो ये चार्ज, ये आंसर हो जाएगा कि जो कैपेसिटेंस होता है वो किस बात पे डिपेंड नहीं करता है, चार्जेस ऑन द प्लेट्स। सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स सेपरेशन पे बिल्कुल डिपेंड करता है। अगर आपको याद हो फॉर्मूला क्या बनाता, तो फॉर्मूला बनाता ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। तो ये एरिया पे भी डिपेंड करता है, सेपरेशन पे भी डिपेंड करता है। क्लियर, ठीक है। तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि अगर कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसका जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, ठीक है। और अगर उसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक भर दिया जाए, पूरे रीजन में अगर डाइलेक्ट्रिक भर दिया जाए तो उसका कैपेसिटेंस हो जाता है ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी, ठीक है। के क्या होता है, के होता है उस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर, ठीक है। अच्छा, एक दो चीज़ें और देख लेते हैं। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या पड़ा है, जब हम इसको चार्ज करेंगे तो इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा। इस पर अगर हमने इसको चार्ज किया तो इस पर मान लिया इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस प्लेट पे, और इस प्लेट पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। तो इस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा इस तरह से कुछ, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, तो इस जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था वो था आपका Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। जनरल फॉर्मूला तो ये था Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, लेकिन अब यहाँ पे जो है वो कोई वैक्यूम नहीं है, यहाँ पे कोई और मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो एप्सिलॉन नॉट की जगह हम क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट K। जहाँ जहाँ एप्सिलॉन नॉट लिखा होता है उसको रिप्लेस कर देते हैं हम एप्सिलॉन नॉट K से, ठीक है। तो अब इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट K, ठीक है। अब जरा ढंग से देखो, डाइलेक्ट्रिक डालने से हो क्या रहा है, डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस तो बढ़ गया, K टाइम्स बढ़ गया, लेकिन इस रीजन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो K टाइम्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट K, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, K टाइम्स क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। क्लियर, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूले तो तब हैं जब हम डाइलेक्ट्रिक को पूरे रीजन में फिल करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम डाइलेक्ट्रिक को पूरे रीजन में ना सिर्फ थोड़े से रीजन में फिल करें, पार्शियली फिल करें, ठीक है, तो वही अब पढ़ने जा रहे हैं। डाइलेक्ट्रिक स्लैब पार्शियली फिल्स द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। पूरे रीजन को ऑक्यूपाई नहीं किया प्लेट्स के बीच में, कुछ रीजन को इसने क्या कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। तो अब इस सिस्टम का कैपेसिटेंस क्या होगा, ठीक है, वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। कुछ चीज़ें मान लेते हैं, मान लीजिए प्लेट चार्ज की हुई है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, कुछ Q चार्ज मान लेते हैं, कितना चार्ज है इस पर, Q प्लस Q। इस वाली पे क्या हो जाएगा आपका, माइनस Q, माइनस Q, ठीक है। ये पूरा जो सेपरेशन था, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, वो क्या लिखते थे हम, D। प्लेट्स का एरिया कितना होता था, A, ठीक है। और हम मानते हैं कि ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली है, हम ऐसा कुछ मान लेते हैं कि इसकी थिकनेस है, मान लिया कितनी थिकनेस है इसकी, तो वो मान लेते हैं T है, ठीक है। और ये पहली पॉजिटिव प्लेट से कितने सेपरेशन पे रखी है ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो ये सेपरेशन मान लेते हैं कितना है, ये X, ठीक है। और ये सेपरेशन कितना बचेगा, ये वाला सेपरेशन, तो टोटल था D, ये है X, ये है T, तो ये जो सेपरेशन बचेगा ये बचेगा आपका D माइनस T माइनस X। क्लियर, ठीक है। तो एक जनरल कंसेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद फिर इसको इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। कोई भी कैपेसिटर दिया, इन जनरल आपको कोई भी कैपेसिटर दिया और उसको आपको क्या करना है, उसका कैपेसिटेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो कंसेप्ट बहुत सिंपल होता है, उस कैपेसिटर को कितना चार्ज सप्लाई करो, Q। उस कैपेसिटर को कह दो कि हमने उसको कितना चार्ज सप्लाई करना है, Q। उसकी पॉजिटिव प्लेट पे प्लस Q, नेगेटिव प्लेट पे माइनस Q, ठीक है। फिर क्या फाइंड करो, फिर उस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड करो, ठीक है। क्या फाइंड करो, उस कैपेसिटर के अक्रॉस क्या फाइंड करो, पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है। और फॉर्मूला क्या लगा दो, Q इक्वल टू CV। चार्ज आपने कितना दिया वो आपको पता है, पोटेंशियल ड्रॉप आपने फाइंड कर ही लिया है, और Q इक्वल टू CV लगा के फॉर्मूला यहाँ से क्या फाइंड कर लेंगे, C, ठीक है। C कितना आ जाएगा, C आ जाएगा आपका Q बाई V। क्लियर, यही प्रोसेस है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, कैपेसिटर को चार्ज सप्लाई करना है, कितना चार्ज देना है, Q। फिर क्या कैलकुलेट करना है, उसकी दोनों प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है। और जो चार्ज होता है वो पोटेंशियल ड्रॉप के प्रोपोर्शनल आएगा, और जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा उसी को हम क्या कह देंगे कि वही क्या है, आपका कैपेसिटेंस है। बहुत सिंपल,
ठीक है। तो वही यहाँ पे कर रहे हैं, ये कैपेसिटर था, इसको हमने कितना चार्ज सप्लाई कर दिया, क्यू, इस प्लेट पे पॉजिटिव क्यू, इस प्लेट पे माइनस क्यू। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप होगा हम क्या फाइंड करेंगे, इनके दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप, और जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा या फिर जो चार्ज हमने सप्लाई किया वो पोटेंशियल ड्रॉप के ही प्रोपोर्शनल आ जाएगा, और उसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या होगा आपका सी। ठीक है, तो पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड करते हैं। तो पोटेंशियल ड्रॉप के से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये जो आपकी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, एक रीजन है रीजन 1, ये है रीजन 2, ये है आपका रीजन 2, ठीक है, और ये है आपका रीजन 3। ठीक है, तीनों रीजन के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं पहले। तो रीजन 1 में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहाँ तो वैक्यूम है, तो वो हो जाएगा आपका Q/A∁0, सिंपल। ठीक है, रीजन 2 में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वहाँ पे तो डाई इलेक्ट्रिक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया होगा, रीजन 1 E1 कह देते हैं इसको E2 कह देते हैं, तो वो होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड Q/A∁0K। ठीक है, और थर्ड रीजन फिर से वैक्यूम आ गया है, तो थर्ड रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये फिर से वही होगा जो फर्स्ट रीजन में था, यानी Q/A∁0, और ये तीनों यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हैं। ठीक है, अब पोटेंशियल ड्रॉप अगर हम फाइंड करें फर्स्ट और लास्ट प्लेट के बीच में, इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप अगर हम फाइंड करें, डेल्टा V अगर लिखें, तो फर्स्ट रीजन की वजह से जो होगा वो हो जाएगा E1 इंटू सेपरेशन कितना x, फॉर्मूला E इंटू डी लगा रहे हैं। तो पहले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 और सेपरेशन कितना x, प्लस दूसरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E2 और सेपरेशन कितना है t, ये जो सेपरेशन है सेकंड रीजन का ये कितना है t, प्लस तीसरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है E3 और सेपरेशन कितना है, तो सेपरेशन है आपका d-t-x। क्लियर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो जाएगा नेट पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, पहले रीजन के बीच में हमने पोटेंशियल ड्रॉप लगाया, फिर दूसरे रीजन के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड किया, फिर तीसरे रीजन के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड किया। टोटल पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड करना, तो ये सारे क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया। ठीक है, तो देखते हैं ज़रा कितना आने वाला है ये। E1 था आपका Q/A∁0 इंटू x, E2 के रीजन में Q/A∁0K इंटू T। ठीक है, प्लस E3 तो फिर से वही है Q/A∁0 और इंटू है d-t-x, तो d-t-x। अब एक चीज़ आप समझो, जब हम इस पूरे फैक्टर को खोलेंगे तो ये जो Q/A∁0, ऐसा करते हैं Q/A∁0 कॉमन ही ले लेते हैं, तो Q/A∁0 कॉमन आ गया, अंदर बचेगा x प्लस t/k प्लस d-t-x, तो ये x से x क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो पोटेंशियल ड्रॉप आया आपका वो आया आपका Q/A∁0 इंटू, इसको ऐसे लिख रहे हैं d-t प्लस t/k। ठीक है, क्लियर। और पोटेंशियल ड्रॉप होता क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप होता Q/C। ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप अगर आप यहाँ से निकालोगे V पोटेंशियल ड्रॉप, तो वो कितना हो जाएगा Q/C, तो इसी को हम क्या पुट कर देते हैं, इसी पोटेंशियल ड्रॉप को क्या पुट कर देते हैं, Q/C। तो Q से Q कैंसिल और हमें C फाइंड करना था और वो हमें मिल गया है। तो जो नेट कैपेसिटेंस आया वो आया आपका A∁0 डिवाइडेड बाई d-t प्लस t/k। ठीक है, तो ये आ गया उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसमें डाई इलेक्ट्रिक को पार्शियली फिल किया है, जिसकी थिकनेस थी t, उसका ये कैपेसिटेंस है A∁0 ओवर d-t प्लस t/k। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इसमें कहीं x नहीं आया है। ठीक है, तो जो पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो ये कि इसमें कहीं x नहीं आया है। इसका मतलब वो जो डाइलेक्ट्रिक है वो आप कहाँ रख रहे हो दोनों प्लेट्स के बीच में, इस बात से कैपेसिटेंस पे कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, मैं फिर से आपको डायग्राम दिखाता हूँ।
ये जो डाइलेक्ट्रिक है हमने पॉजिटिव प्लेट से कितने सेपरेशन पे रखा है x, ठीक है। तो आप ये डाइलेक्ट्रिक कहाँ रख रहे हो इस बात से कोई इफेक्ट नहीं है, आप पॉजिटिव प्लेट से के पास भी रख सकते हो, नेगेटिव प्लेट के पास भी रख सकते हो, और इनके बीच में कहीं भी रख सकते हो आप इसको, ठीक है। नेट कैपेसिटेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि फाइनल एक्सप्रेशन में x नहीं आया है। क्लियर, ठीक है। तो x पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको उसको याद कैसे रखना है, ठीक है। इन जनरल अगर उसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं होता तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, ठीक है। अगर कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं होता तो जो फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस का वो कितना होता है, ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, ठीक है। अब हमने उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक ऐसा डाला है जिसकी थिकनेस है टी, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, ठीक है। वो जो डाइलेक्ट्रिक डाला है उसकी थिकनेस कितनी है टी, और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है के, ठीक है। तो आप डेरा ढंग से समझो, उन प्लेट्स के बीच में सेपरेशन था डी, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस क्या है टी, तो इसमें से टी माइनस कर देंगे, इतना रीजन उसने क्या किया डाइलेक्ट्रिक ने ऑक्यूपाई कर दिया, और ऐड क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे टी बाई के। इस तरह से आपको याद रखना है। पहले जो सेपरेशन था प्लेट्स के बीच में वो था डी, उसमें से टी जो रीजन है वो डाइलेक्ट्रिक ने ऑक्यूपाई कर लिया तो डी माइनस टी कर दिया मैंने, ठीक है। और डाइलेक्ट्रिक की वजह से कितना ऐड कर दिया, तो वो कितना ऐड कर दिया टी बाई के। जो भी डाइलेक्ट्रिक का सेपरेशन है, जो भी डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस है वो पहले माइनस कर दी, और फिर उसमें थिकनेस अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट करके उसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ये क्या बन गया आपका नेट कैपेसिटेंस, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको ये याद रखना है, ठीक है। इसका बेनिफिट ये है कि जैसे मान लिया जरूरी नहीं एक ही डाइलेक्ट्रिक हो, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज़ ये है, जैसे मान लिया ये दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं, इनके प्लेट्स का एरिया है ए, सेपरेशन इनके प्लेट्स के बीच में था डी, और इसमें 4 डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी हुई हैं, कितनी भी हो सकती हैं, 4 डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी हुई हैं। पहले की थिकनेस है T1, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, दिख नहीं रहा वहाँ पे साफ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1। दूसरे की थिकनेस है T2, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2। तीसरे की थिकनेस है आपकी T3, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K3, और इसकी थिकनेस है T4, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K4, ठीक है। और कुछ रीजन खाली भी है, जैसे यहाँ पे कुछ रीजन खाली भी पड़ा है, ठीक है। तो अब इस पूरे सिस्टम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा, तो वो बहुत सिंपल है। नॉर्मल फार्मूला क्या होता है, नॉर्मल फार्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, ठीक है। अब हमें करना क्या है, जैसे वहाँ था डी में से टी माइनस किया, टी वाई की ऐड कर दिया, बिल्कुल सेम काम है हमें यहाँ करना है। पहले डाइलेक्ट्रिक स्लैब की वजह से T1 माइनस कर देंगे, और ऐड क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे T1 बाई K1, ठीक है। दूसरी डाइलेक्ट्रिक स्लैब की वजह से T2 माइनस कर देंगे, और ऐड क्या करेंगे T2 बाई K2। तीसरी डाइलेक्ट्रिक स्लैब की वजह से T3 माइनस कर देंगे, और ऐड क्या कर देंगे T3 बाई K3। और चौथी डाइलेक्ट्रिक स्लैब की वजह से क्या माइनस कर देंगे T4, और ऐड क्या कर देंगे T4 बाई K4। और ये फॉर्मूला बन गया आपका नेट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, नेट कैपेसिटेंस का ये फॉर्मूला आ गया आपका। क्लियर, बहुत सिंपल है ये, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, बस आपको ये फॉर्मूले का जो पैटर्न है वो याद रखना है, किस तरह से हमें फॉर्मूला लिखना है नेट कैपेसिटेंस के लिए, ठीक है।